उधार देते वक्त तो आप राजा थे, लेकिन आज अपना ही पैसा वापस मांगते वक्त आप भिखारी बन गए हैं। सामने वाला आपके पैसों पर ऐश कर रहा है और आप रातों को करवटें बदल रहे हैं। शराफत छोड़िए, क्योंकि कलयुग में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। आज मैं आपको चाणक्य की वह दंड नीति सिखाऊंगा, जिससे सामने वाला सिर्फ पैसा ही वापस नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में आपकी तरफ देखने से भी डरेगा। आज जो सच सामने आने वाला है वह इतना कड़वा है कि ज्यादातर लोग यहीं वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन जो सुन लेता है वह दोबारा कभी किसी के सामने अपने ही पैसे के लिए झुकता नहीं है। दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए जिसे पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका पैसा इसलिए नहीं फंसा है क्योंकि सामने वाले के पास पैसा नहीं है। आपका पैसा इसलिए फंसा है क्योंकि सामने वाले की नज़र में आपकी कोई इज्जत और कोई खौफ नहीं बचा है। उसने अपने दिमाग में एक लिस्ट बना रखी है, किसे पहले पैसा देना है और किसे टालना है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर वह लोग हैं जिनसे वह डरता है या जिनसे उसे भविष्य में लालच है, और सबसे नीचे वह लोग हैं जो शराफत का चोला ओढ़कर बैठे हैं। यानी आप वह जानता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस फोन करेंगे, वो नहीं उठाएगा। आप मैसेज करेंगे, वो कल देता हूं बोलेगा, और यह खेल महीनों तक चलता रहेगा। चाणक्य कहते थे, रण, शत्रु और बीमारी, इन तीनों को अगर समय रहते नहीं कुचला गया तो ये आपको ही खा जाते हैं। आज हम उस शराफत का अंतिम संस्कार करेंगे और रणनीति का जन्म देंगे। आज हम चाणक्य के उस प्राचीन फार्मूले को डिकोड करेंगे जिसे साम दाम दंड भेद कहा जाता है। ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि गलती लोग यही करते हैं। वे सीधे दंड लड़ाई पर उतर आते हैं और हार जाते हैं, या सिर्फ साम विनती करते रह जाते हैं और लुट जाते हैं। यह एक सीढ़ी है और हमें एक एक करके चढ़ना है। सबसे पहली सीढ़ी है साम नीति, दी पॉलिसी ऑन एफ परसुएशन एंड ट्रैप। लेकिन रुकिए, यहां सैम का मतलब गिड़गिड़ाना या हाथ जोड़ना बिल्कुल नहीं है। चाणक्य की नज़र में सैम का मतलब है शांति से सामने वाले को घेरना और सबूत इकट्ठा करना। जब आपको एहसास हो जाए कि सामने वाला पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, तो सबसे पहले अपने गुस्से को पी जाइए। उसे गाली मत दीजिए, उसे धमकी मत दीजिए। अभी हमें उसे सुरक्षित महसूस कराना है ताकि वह अपनी गलती कबूल कर ले। अक्सर जब हम जोश में आकर कहते हैं, तू मेरा पैसा कब देगा, तो वह कहता है, कौन सा पैसा, मैंने तो दे दिया था, या हिसाब बाकी है। अभी बिना लिखित सबूत के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साम नीति का पहला गुप्त हथियार है द कन्फर्मेशन ट्रैप। आपको एक बहुत ही शांत और रणनीतिक मैसेज भेजना है या कॉल करनी है जिसे आप रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चाल चलनी है। अगर उसे आपको 0 रुपये देने हैं तो उसे मैसेज में 0 रुपये मत लिखिए। उसे लिखिए, भाई, वो जो 1 लाख रुपए तुमने उधार लिए थे वह कब लौटा रहे हो, मुझे ज़रूरत है। जैसे ही वह यह मैसेज पढ़ेगा वह बौखला जाएगा। वह तुरंत रिप्लाई करेगा, अरे भाई, पागल हो गए हो क्या, 1 लाख रुपये नहीं, सिर्फ 0 रुपये थे। बिंगो, आपका काम हो गया। आपके पास अब लिखित सबूत है कि उसे 0 रुपये देने हैं। उसने खुद कबूल कर लिया। जो व्यक्ति अब तक सबूत नहीं छोड़ रहा था, आपके गलत आंकड़े ने उसके अहंकार को उकसाया और उसने सच उगल दिया। इसे कहते हैं साम नीति का सही इस्तेमाल, शांति से वार करना। अब आपके पास एक डिजिटल हथियार है। इसके बाद आता है साम का दूसरा चरण, डेडलाइन लॉक। जब वह स्वीकार कर ले तो उससे पूछिए, ठीक है, 500 ही सही, किस तारीख को दे रहे हो। उसे जल्द ही या कुछ दिनों में जैसे अस्पष्ट शब्द बोलने का मौका मत दीजिए। उसे एक तारीख बोलने पर मजबूर कीजिए, और जैसे ही वह तारीख बोले उसे कहिए, ठीक है, मैं इस तारीख को नोट कर रहा हूं और मैं अपनी आगे की कमिटमेंट्स इसी तारीख के भरोसे कर रहा हूं। अगर इस दिन पैसा नहीं आया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा और फिर मैं चुप नहीं बैठ पाऊंगा। ये एक छिपी हुई चेतावनी है। आपने धमकी नहीं दी, लेकिन आपने बता दिया कि इस तारीख के बाद शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ढीठ कर्जदार तारीख पर पैसा नहीं देते। तारीख बीत जाती है और फोन फिर से नॉट रीचेबल आने लगता है। यहाँ साम नीति फेल हो जाती है और हमें चाणक्य की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखना पड़ता है, दाम नीति, दे पॉलिसी ऑफ ग्रीड एंड लॉस। दाम का अर्थ आमतौर पर पैसा देकर खरीदना होता है, लेकिन वसूली में इसका अर्थ है उसके लालच और नुकसान के गणित को उल्टा कर देना। अभी उसकी हालत यह है कि पैसा अपने पास रखने में उसे मजा आ रहा है और पैसा देने में दर्द। आपको इस समीकरण को पलटना है। आपको उसे यह महसूस कराना है कि पैसा ना देने में ज्यादा नुकसान है और पैसा देने में कम। यहीं ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सीधे कहते हैं,
अगर आज पैसे नहीं दिए तो मैं बुरा हो जाऊंगा। यह सबसे कमजोर चाल है, क्योंकि सामने वाला जानता है कि आपका बुरा होना बस 2 दिन का शोर है। लेकिन अगर आप उसे भविष्य का लालच दिखाते हैं तो उसका दिमाग हिलता है। आपको उसे यह दिखाना है कि पैसा रोक कर वह सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि खुद एक मौके से बाहर हो रहा है। आप बहुत सामान्य लहजे में फोन करिए, पैसे का जिक्र तक मत कीजिए। उससे कहिए कि तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया मौका आया है, कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई टेंडर, कुछ भी। बस इतना कहिए कि इसमें पैसा जल्दी घूमता है और फायदा अच्छा है। फिर ऐसे ही कैजुअली जोड़ दीजिए कि वैसे इसमें वही लोग एंट्री ले सकते हैं जिनका पुराना हिसाब साफ हो। अब ध्यान दीजिए, आपने उससे पैसे नहीं मांगे, आपने उसे एक सपना दिखाया और उस सपने की शर्त रख दी। यही उसका लालच जागता है। वह सोचता है कि अगर पुराने पैसे दे दिए तो आगे और कमा सकता है। कई बार लोग इसी लालच में पैसा लौटा देते हैं, और जिस दिन पैसा आ जाए उस दिन आपको एक ही लाइन बोलनी है, अरे यार वो मौका तो निकल गया। यह धोखा नहीं है, यह रणनीति है। क्योंकि जिसने आपके भरोसे को तोड़ा उसके साथ नैतिकता की किताब खोलना मूर्खता है। लेकिन मान लीजिए सामने वाला लालची नहीं है, या फिर इतना चालाक है कि वह समझ गया कि आप खेल खेल रहे हैं। तब दाम नीति का दूसरा चेहरा सामने आता है, नुकसान का डर। अब आपको उसे यह दिखाना है कि पैसा रोककर वह जितना बचा रहा है उससे ज्यादा खो सकता है। यहाँ एक बहुत कड़वी लेकिन असरदार चाल आती है। आप उसे कहते हैं कि अगर वह आज पैसा दे देता है तो आप कुछ रकम छोड़ने को तैयार हैं, 500 की जगह 410,000 का डिस्काउंट। आपके अंदर से आवाज आएगी, मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन चाणक्य कहते थे, भागते भूत की लंगोटी ही सही। जो पैसा पूरी तरह डूबने वाला था उसका 80% भी वापस आ जाए तो ये हार नहीं, जीत है। कर्जदार को लगेगा कि उसने आपको बेवकूफ बना दिया, उसने 10,000 बचा लिए। लेकिन असल में आपने उसे उस भ्रम में डालकर अपना पैसा बचा लिया। अगर यहां भी वह नहीं झुका तो अब समझ जाइए कि सामने वाला सिर्फ चालाक नहीं है, वह ढीठ है। और ढीठ लोगों के लिए ना लालच काम करता है ना विनती। यहां से खेल और गहरा हो जाता है। यहां से हम पैसे पर नहीं उस चीज पर वार करते हैं जो पैसे से भी ज्यादा कीमती होती है, उसकी सामाजिक छवि, उसका मानसिक सुकून। यहीं से चाणक्य की भेद नीति शुरू होती है। और ध्यान रखिए, यह वह स्टेज है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं इतना नीचे क्यों गिरना, लेकिन सच ये है कि सामने वाला पहले ही नीचे गिर चुका होता है। वह आपका पैसा खाकर चैन से बैठा है। अब अगर आप अब भी शरीफ बने रहेंगे तो यह आपकी कमजोरी कहलाएगी, आपकी महानता नहीं। भेद का मतलब सीधा अपमान या गाली नहीं है। भेद का मतलब है पर्दे के पीछे की रोशनी। आपको मामला तीसरे व्यक्ति तक ले जाना है, लेकिन बहुत ही शालीन तरीके से उस व्यक्ति तक जिसकी सामने वाले को परवाह है। उसका परिवार, उसका बड़ा भाई, उसकी पत्नी, उसका कोई सीनियर या पार्टनर। आपको शिकायत नहीं करनी है, आपको चिंता जतानी है। आप बहुत विनम्र स्वर में कहते हैं कि आप परेशान हैं क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा। आप कहते हैं कि उसने आपसे पैसे लिए थे और आपको डर लग रहा है कि कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। आप ये भी जोड़ते हैं कि पैसे की कोई जल्दी नहीं है, बस एक बार बात कर लें। ध्यान दीजिए, आपने उसे चोर नहीं कहा, आपने बस उसका राज खोल दिया, और यही सबसे बड़ा वार होता है। जैसे ही घर में सवाल उठते हैं उसका चयन टूटता है। अब मामला सिर्फ आपके और उसके बीच नहीं रहता, अब उसकी इज्जत दांव पर लग जाती है। और इज्जत का डर कई बार पैसे से भी ज्यादा तेज काम करता है। वह गुस्से में आपको कॉल करेगा, आप पर चिल्लाएगा कि तुमने घर पर क्यों फोन किया, और आपको बस शांति से कहना है कि तुम फोन उठा लेते तो मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं उसे समझ आ जाता है कि अगला कदम और भी आगे जा सकता है। अगर इसके बाद भी वह नहीं माना तो खेल और भी ठंडा और भी खतरनाक हो जाता है। अब आपको सार्वजनिक बदनामी का ट्रेलर दिखाना है, पूरी फिल्म नहीं। आप सोशल मीडिया पर किसी का नाम लिए बिना एक सामान्य सा स्टेटस डालते हैं, ऐसी लाइनें जिनमें धोखे, उधार और असली चेहरे की बात हो। नाम नहीं, आरोप नहीं, सिर्फ संकेत। लेकिन कर्जदार इसे पढ़कर जान जाता है कि अगली बारी उसकी हो सकती है। यह अनिश्चितता उसे अंदर से खा जाती है। और याद रखिए, यहां तक आते आते आप अभी भी कानून की सीमा में हैं। आपने ना गाली दी है, ना धमकी, ना झूठा आरोप। आपने सिर्फ माहौल बनाया है। लेकिन अगर सामने वाला यहां भी नहीं झुकता तो इसका मतलब साफ है। अब उसे डराने के लिए सिर्फ माहौल नहीं, हथौड़ा चाहिए, और वही हथौड़ा है अगला कदम।
अब यहाँ से खेल बदल जाता है। अब तक जो कुछ हुआ वह मानसिक दबाव था, सामाजिक घेरा था, लालच और शर्म का खेल था। लेकिन अगर सामने वाला यहाँ तक भी नहीं झुका तो एक बात साफ हो जाती है, वह आपको कमजोर नहीं बेकार समझने लगा है। उसे लगने लगा है कि आप सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और जिस दिन किसी इंसान के दिमाग में यह बैठ जाता है उसी दिन वह पूरी तरह निडर हो जाता है। अब उसे रिश्ते की भी परवाह नहीं रहती, बदनामी की भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए चाणक्य ने आखिरी और सबसे कठोर नीति बताई थी, दंड। लेकिन यहां बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दंड का मतलब हाथापाई, धमकी, गुंडागर्दी या कानून अपने हाथ में लेना नहीं है। ऐसा करना आपको अपराधी बना देगा और सामने वाले को पीड़ित। चाणक्य का दंड शारीरिक नहीं होता, वह कानूनी और आर्थिक होता है। ऐसा दंड जो सामने वाले को यह एहसास दिला दे कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। सबसे पहले आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, आपके पास सबूत क्या है? अगर आपके पास बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है या फिर मैसेज में कबूलनामा है, तो आप मजबूत स्थिति में हैं। अगर है तो अब भावनाओं को पूरी तरह मार दीजिए। अब आप दोस्त नहीं हैं, रिश्तेदार नहीं हैं, अब आप एक केस फाइल हैं। पहला बार होता है लीगल नोटिस। ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जिसने कभी नोटिस देखा होता है उसे पता होता है कि वह एक कागज नहीं, एक चेतावनी होती है। वकील की भाषा, कोर्ट का नाम और तारीख, ये 3 चीजें इंसान की नींद उड़ा देती हैं। 500 या 1000 रुपए का नोटिस वह काम कर देता है जो आपके 100 फोन कॉल नहीं कर पाए। नोटिस में साफ लिखा होता है कि अगर तय समय में पैसा नहीं दिया गया तो केस होगा, खर्च होगा और बदनामी होगी। यही डर कई लोगों को झुका देता है। और अगर मामला चेक बाउंस का है तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। चेक बाउंस कोई मामूली बात नहीं होती, यह आपराधिक मामला होता है। जेल का डर, कोर्ट के चक्कर, वकीलों की फीस, ये सब जोड़िए तो सामने वाले को साफ दिखने लगता है कि पैसा ना देना पैसा देने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। यहां आपको शेर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना कहना है कि अब मामला वकील के हाथ में है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यह बात सुनकर ही कई लोग लाइन पर आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ठोस लिखित सबूत नहीं है। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है और यहीं लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन यहां भी एक दंड बचता है, सामाजिक दंड। जिस समाज में इंसान रहता है वहीं उसकी असली पूंजी होती है। अगर समाज को पता चल जाए कि यह आदमी पैसा लेकर लौट आता नहीं तो उसका रास्ता बंद हो जाता है। उसे आगे किसी से उधार नहीं मिलेगा, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। यह धीमा जहर है लेकिन बहुत असरदार। लेकिन यहां भी एक सीमा है, आपको झूठ नहीं फैलाना है, आपको बस सच फैलाना है। आप लोगों को बताइए कि इस आदमी से पैसे का लेन देन सोच समझ करना। आप किसी को गाली नहीं दे रहे, बस चेतावनी दे रहे हैं। यही सामाजिक बहिष्कार है। ये सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन जिसने आपके हक का पैसा खाया है उसके लिए दया दिखाना खुद के साथ अन्याय है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये सारी प्रक्रिया सिर्फ पैसा निकालने के लिए नहीं है, ये आपको बदलने के लिए है। जब आप साम, दाम, भेद, दंड का सही इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक कर्जदार नहीं पूरी दुनिया नोटिस करती है। लोग समझ जाते हैं कि यह आदमी आसान शिकार नहीं है। भविष्य में कोई भी आपसे उधार मांगने से पहले 100 बार सोचेगा और यही असली जीत है। क्योंकि मान लीजिए पैसा वापस आ भी गया, लेकिन अगर आप अंदर से वही पुराने डरे हुए इंसान रहे तो अगला कर्जदार फिर आ जाएगा। इसीलिए इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा परिणाम पैसा नहीं, आत्मसम्मान है। वह आत्मसम्मान जो कहता है कि मेरा पैसा मेरी मेहनत है, मेरी ऊर्जा है और कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता। याद रखिए, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने पैसा लिया और लौटाया नहीं, आपको नहीं। अपना हक मांगना गुनाह नहीं है, ये धर्म है। और जो अपने हक की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसे दबाने में देर नहीं लगाती। अब जब अगली बार आपका फोन बजे और स्क्रीन पर वही नाम चमके तो दिल तेज मत धड़काइए, डरिए मत। अब आप अंधेरे में नहीं हैं। अब आपको पता है कि कब शांत रहना है, कब लालच दिखाना है, कब पर्दे उठाने हैं और कब हथौड़ा चलाना है। यही ज्ञान आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। और एक आखिरी बात, अगर इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी पैसा ना आए तो इसे हार मत समझिए, इसे सबक समझिए। आपने बहुत सस्ते में एक इंसान की असली कीमत जान ली और यह कीमत भविष्य में आपको बहुत बड़ी बर्बादी से बचाएगी, क्योंकि
चाणक्य साफ कहते थे, जो आदमी एक बार सबक नहीं सीखता वह बार बार उसी गलती की कीमत चुकाता है। और आज आपने सिर्फ पैसा नहीं, समझदारी कमाई है। अगर आपको चाणक्य की यह वसूली नीति पावरफुल लगी हो तो कमेंट में माय मनी माय राइट जरूर लिखें, और यह वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना पैसा फंसा कर बैठे हैं। शायद यह वीडियो उन्हें लड़ने की हिम्मत दे दे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम इंसान के दिमाग को पढ़ने की कला यानी माइंड रीडिंग पर बात करेंगे, ताकि भविष्य में आप किसी धोखेबाज को पैसा दें ही नहीं। तब तक के लिए सतर्क रहें, सशक्त बने और अपना पैसा सुरक्षित रखें।